विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे हम ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य कर रहे थे, उसमें काफी कुछ मैं बता चुका हूं। अगला टॉपिक जो आज का हमारा वो है चोलों की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति बोलते हैं किसको? फॉरेन पॉलिसी को, कि चोलों की विदेश नीति कैसी थी। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। यहां से एक बार ऐसा क्वेश्चन बना कि 72 सदस्यीय यानी 72 सदस्य थे, 72 सदस्यों का एक व्यापारिक दूत मंडल किसने भेजा था? चीन। हाँ जी, कुलोतुंग फर्स्ट ने भेजा था 1077 एडी में, एनो डोमिनी में, 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम ने 72 सदस्यों का एक बड़ा व्यापारिक दूत मंडल कहां भेजा था? चीन भेजा था। वहां से क्वेश्चन बन चुका है, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, तो अब ये प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। चोल वंश दक्षिणी भारत का एक तमिल सामुद्रिक विस्तार यानी थैला सॉक्रेटिक वाला साम्राज्य था। थैला सॉक्रेटिक बोलते हैं सामुद्रिक विस्तार, सामुद्रिक विस्तार। मैंने कहा चोल अपने दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, अपनी नौसेना के लिए और अपने स्थानीय स्वशासन के लिए ना, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अगर आपको पता करना है, उसके लिए परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है, जिसमें कि उनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या चलता है, पता चलता है। दूसरा, नौसेना उनकी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने मालदीव पे भी आक्रमण किया, उन्होंने श्रीलंका पे भी आक्रमण किया, उन्होंने जावा इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया, शैलेंद्र शासकों पर भी, मतलब वहां तक गए वो आक्रमण करने। तो बिना नौसेना के तो नहीं जा सकते थे भाई। यानी चोल अपनी नौसेना के लिए भी जाने जाते हैं और अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। इतना समझ में आ गया। सामुद्रिक विस्तार यानी थैलोसैक्रेटिक वाला साम्राज्य था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में चोलों की विजय उनके जहाजी बेड़े के संगठन और शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यानी 9th सेंचुरी एनो डोमिनी से लेकर 13th सेंचुरी एनो डोमिनी के बीच यह एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। श्रीलंका, मालदीव, चाइना यानी चीन और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध थे, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध थे। तो सबसे पहले सिंहल द्वीप पर बता रहा हूं मैं, जहां पर भी सिंहल लिखा होगा, सिंहली लिटरेचर, इसका मतलब श्रीलंकाई लिटरेचर। सिंहल जो नाम है पुराना, वो किसका है? श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक है। कभी कभी इसको इलाम भी बोलते हैं, सिंहल को क्या बोलते हैं कभी कभी? इलाम। तो सिंहल द्वीप या इलाम या श्रीलंका। श्रीलंका ने जब चोलों के विरुद्ध पांड्य राज्य का समर्थन किया, तब चोल शासकों ने श्रीलंका के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति अपनाई। पहले समझ लो, दक्षिण भारत में, ये हमने अशोक के समय में ही पढ़े, चेर, चोल, पांड्य, ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जो कि मौर्यों के अधीन भी नहीं रही। फार साउथ में केरला वाली साइड जो है ना, आज केरला मालाबार कोस्ट के इधर, वहां पे चेड़ थे। क्या थे? चेड़ डायनेस्टी थी। जो आपका नीचे नीचे वाला रामेश्वरम वाला जो रीजन है, तमिलनाडु का नीचे वाला पार्ट, वहां पर कौन थे? पांड्य थे। कौन थे? पांड्य। और ऊपर वाला जो पार्ट था, तमिलनाडु का ऊपर वाला पार्ट, आंध्र प्रदेश वाला जो पार्ट है, वहां पर कौन थे? चोल थे, ठीक है। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, कई बार चोल की जो स्पेलिंग लिखी होती है COLA लिखी होती है, बहुत ऑथेंटिक। अगर कोई वामपंथी इतिहासकार की किताब है तो कोला मत पढ़ना, वो चोला है, ठीक है। कहीं कहीं पर CHOLA लिखा होता है, कहीं कहीं पर COLA लिखा होता है, तो कोला चोला सब मतलब चोल ही पढ़ना उन्हें। इतना समझ में आ गया। चोलों का जो चिन्ह था वो शेर था, बाघ, सॉरी, क्या था? बाघ। शेर तो बब्बर शेर होता है, बाघ था। पांड्यों का जो चिन्ह था, राज चिन्ह, वो क्या थी? मछली थी, है ना। इवन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि पांड्यों के राज चिन्ह में कौन सी मछली थी। मछली भी तो अलग अलग होती है, मछली तो मासेर भी होती है, मछली तो आपकी कौन, हेरिंग भी होती है, मछली आपकी टूना भी होती है। तो कौन सी मछली थी? ये हार्प मछली थी। पढ़े हो? पहले पढ़े हो? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, पांड्यों के राज चिन्ह पर जो मछली थी वो कौन सी थी? आंसर कार्प मछली थी, कार्प। कौन सी? और जो चेड़ थे, उनका जो चिन्ह था वो क्या था? तीर धनुष था। कौन था? अब इससे नीचे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है भाई। रामेश्वरम से आगे जाओगे आप, तो उसके बाद क्या है? समुद्र पार करने के बाद आपको कहां जाना पड़े, मतलब कहां पहुंचोगे आप? श्रीलंका पहुंचोगे, जाफना, प्रायद्वीप, श्रीलंका। इन श्रीलंका वालों ने क्या किया कि चोलों के विरुद्ध पांड्यों को हेल्प की थी। किसकी?
क्योंकि पांड्य ज्यादा निकट थे किनके, श्रीलंका वालों के। तो चोल और पांड्यों का जब संघर्ष चल रहा था तो श्रीलंका वालों ने पांड्यों को सहायता दी। होता है ऐसा, पड़ोसी क्या करता है, जब दो लड़ रहे होते हैं तो सहायता करते हैं। चलो, चोलों ने बदला लिया। चोलों ने क्या किया, बदला लिया कि तुमने हमारे विरुद्ध पांड्यों को सहायता क्यों दी। तो चोल शासक परांतक फर्स्ट ने पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेना को वेल्लूर के युद्ध में पराजित कर दी। कौन से युद्ध में, वेल्लूर के युद्ध में पराजित कर दिया। संभवतः, संभवतः का मतलब कंफर्म नहीं है, संभवतः जो शब्द है उसका मतलब है कंफर्म नहीं है। संभवतः उसने मारवर्मन राज सिंह द्वितीय का मुकुट प्राप्त करने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण भी किया था, परंतु असफल रहा। मारवर्मन राज सिंह द्वितीय ये श्रीलंका का राजा था। उसके उत्तराधिकारी राजराज फर्स्ट ने एक शक्तिशाली जल सेना का गठन किया और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के द्वीपों के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। अब यह ध्यान रखना भाई, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ये दोनों ही अभियान करते हैं और श्रीलंका के आधे भाग को जीत लेते हैं ये लोग। परसों मैंने आपको बताया भी था कि जो श्रीलंका में तमिल मूल के लोग रहते हैं ना, वो आज से नहीं है, हजारों सालों से हैं। बाद में श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं उन्होंने विरोध किया किसका, तमिल लोगों का, कि ये लोग हमारे नहीं है, हमारे देश के नहीं है, जबकि हजारों साल से रह रहे थे। फिर उनको भगाया, फिर वहां पे लिट्टे बने, लिट्टे यानी LTT तमिल इलम, लिट्टों का क्या बना, संगठन बना। फिर उन्होंने आतंकी मतलब उन्होंने फिर क्या फिदाइन हमले किए, क्योंकि इन पर अत्याचार किए गए, किन पर, तमिलों पर। इतना समझ में आया। तो राजराज फर्स्ट ने एक शक्तिशाली जल सेना का गठन करके सिंहल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर, श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि कौन श्रीलंका की कभी राजधानी नहीं रही, या श्रीलंका की राजधानी कौन कौन सी रही। तो अनुराधापुर भी रही, पोलोनरोवा भी रही। उस समय पहले सुना होगा आपने, कोलंबो राजधानी थी श्रीलंका की, और इस समय राजधानी कहाँ है श्रीलंका की, श्री जयवर्धनापुर है, श्री जयवर्धनापुर है। और एक जगह पड़ती है कैंडी श्रीलंका में, कौन सी, कैंडी। वहां से एक क्वेश्चन बनता है कि दांत का मंदिर कहाँ है, कैंडी श्रीलंका में। दांत का मंदिर मतलब महात्मा बुद्ध का दांत है वहां पर। तो क्या कैंडी कभी श्रीलंका की राजधानी रही, ये प्रश्न है आपसे। वो 5 ऑप्शन दे दिए माना उसने, या एक ऑप्शन उसने कैंडी भी दे दिया। कैंडी बड़ा प्रसिद्ध शहर है वहां का। या कैंडी राजधानी रही कभी श्रीलंका की। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, मैंने मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन। तो अनुराधापुर भी रही, पोलोनरोवा भी रही, कोलंबो भी रही, श्री जयवर्धनापुरे भी अभी राजधानी है, ठीक है, श्रीलंका की। उत्तरी श्रीलंका को चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया गया और इसका नाम मामुंडी चोल मंडलम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, मामुंडी चोल मंडलम रख दिया गया। पोलोनरुग इस प्रांत की राजधानी बनी, पोलोनरोवा या पोलोनरुग इस प्रांत की राजधानी बनी। बाद में इसका नाम जगन्नाथ मंडलम रख दिया गया। पोलोनरुग का नाम क्या कर दिया गया, जगन्नाथ। अब ये ऑप्शन में देगा, जगन्नाथ मंडलम एक ही नाम है, पोलोनरुग का ही नाम क्या, जगन्नाथ मंडलम। राजराज प्रथम ने यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। किसका, हाँ जी, यहाँ श्रीलंका में यहाँ पर और भी मतलब बौद्ध धर्म भी था, साथ में सुपर्णखा का भी पूजा होती है यहाँ पे। सुपर्णखा कौन, रावण की बहन, उसका मंदिर भी है वहां पर, उसकी पूजा होती है सुपर्णखा की, जिसके सूप जैसे नाखून हो, सुपर्णखा है ना, कहा नहीं है नाखून, नाखून शायद, जो भी है। चलो, जगन्नाथ मंडलम रखा गया। राजराज प्रथम ने यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण सिंहल द्वीप पर अधिकार कर लिया। राजराज फर्स्ट ने तो खाली नॉर्थ श्रीलंका पर अधिकार किया था, राजेंद्र प्रथम ने क्या कर दिया, पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। वहां का शासक कौन था, महेंद्र पंचम। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रथम चोल, जो चोल शासक है, उसकी कैद में किस श्रीलंका राजा की मृत्यु हुई। आंसर महेंद्र पंचम। 12 साल तक कैद रहा बेचारा, कितने साल तक। तो वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाया, तंजौर लेके आया। ये बंदी के रूप में 12 वर्ष तक रहा उनकी कैद में, राजेंद्र चोल की कैद में, और बाद में उसका निधन हो गया। तो ये उत्तराखंड पीछे का क्वेश्चन है कि श्रीलंका का कौन सा राजा राजेंद्र प्रथम की कैद में मतलब मृत्यु हुई। आंसर महेंद्र पंचम। इतना समझ में आ गया।
अच्छा, वहां महेंद्र नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं महेंद्र नाम? किसी जमाने में अशोक ने अपने एक लड़का और एक लड़की भेजी थी, अपना बेटा बेटी, महेंद्र और संघमित्रा। बौद्ध धर्म का प्रचार जो किया था ना अशोक के समय में, बिफोर क्राइस्ट में, वो किसने किया था वहां पर श्रीलंका में? महेंद्र और संघमित्रा में। तो आज भी आपको नाम मिल जाएंगे श्रीलंका में महेंद्र, क्या नाम मिलेंगे? और जो महेंद्र और संघमित्रा बिहार के बोध गया से उस पीपल के वृक्ष की एक टहनी लेके गए थे जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष की एक टहनी उन्होंने वहां पर लगाई थी। आज भी बताया जाता है कि पीपल के, क्योंकि पीपल मरता नहीं है जल्दी से, कई हजार हजार सालों तक, यानी एक पेड़ फिर उसकी जड़ों से फिर दूसरा पेड़ फिर तीसरा पेड़, तो वहां पर आज भी क्या है, वो बोधि वृक्ष की शाखा से जो पेड़ विकसित हुए हैं वो वहां पर हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी। यद्यपि द्वीप में यदा कदा विद्रोह होता रहा जिसका दमन अनेक चोल शासकों ने किया, राजा धीराज प्रथम ने ऐसे ही एक विद्रोह का दमन करते हुए सिंहल नरेश विक्रम बाहु का राजमुकुट उतार लिया और राजमाता की नाक काट ली थी। राजमाता की नाक काट ली। अब ये वैसे बड़ा क्या है, विभत्स है, गलत है, किसी भी महिला की, स्त्री की नाक काटनी, चाहे तो क्या सुफणका की नाक काटी हो लक्ष्मण ने, और चाहे तो राजमाता की नाक काटी हो किसने? राजा धीराज प्रथम ने। स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। मतलब लक्ष्मण बनना चाह रहा था कौन? राजा धीराज प्रथम, ठीक है। तो राजा धीराज प्रथम ने सिंहल नरेश विक्रम बाहु का राजमुकुट उतार लिया, राजमाता की नाक काट ली। राजेंद्र द्वितीय ने भी सिंहल के विद्रोह का दमन किया, परंतु कुलोतुंग फर्स्ट के समय विजय बाहु के नेतृत्व में श्रीलंका अपने को चोल राज्य से स्वतंत्र कराने में सफल रहा। अब श्रीलंका क्या कभी स्वतंत्र हो पाया? हाँ जी, स्वतंत्र हुआ चोलों से। कब? किसके समय में? विजय बाहु के समय में। श्रीलंका का राजा कौन था उस समय? विजय बाहु। और ये चोल राजा कौन था? कुलोतुंग प्रथम। अब कुलोतुंग प्रथम के समय में क्यों हो पाया श्रीलंका आजाद? क्योंकि कुलोतुंग प्रथम जो है वो मिक्स ब्लड है, चोल चालुक्य क्या है, यानी जल्दी से उसको राजा नहीं माना गया। चोलों का जब हम पढ़ रहे थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा कि चोल सम्राट की कोई संतान ना होने के कारण बेटी के बेटे को बनाना पड़ा, यानी अधि राजेंद्र का कोई बेटा नहीं था चोलों में। अधि राजेंद्र जो है वो विजयालय चोल के वंश परंपरा में आखिरी राजा है, चोल राजा। अधि राजेंद्र का क्योंकि कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बेटी के बेटे को क्या करना पड़ा, और बेटी जो थी वो चोल थी, चोल राजकुमारी थी, और जो उसका पति था वो क्या था? चालुक्य था। तो कायदे से पिता का नाम आता तो वैसे वे चालुक्य हुआ, लेकिन अब इसको बोला जाता कुलोतुंग प्रथम को चोल चालुक्य मिक्स ब्लड, क्या बोलते हैं? ये यूपीएससी का क्वेश्चन। चोल चालुक्य मिक्स ब्लड किसे कहा जाता है? कौन सा राजा था? आंसर कुलोतुंग प्रथम। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। अब क्योंकि जब मिक्स ब्लड बैठता है ना, तो जनता क्या करती? जल्दी से मानती नहीं है उसको राजा। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि परंपरा है इस देश की ब्लड देखने की, किस खानदान का है, कि राज परिवार का है कि नहीं। इसीलिए इसने क्या किया था? बहुत सारे कर हटाने पड़े इसको। क्या करने पड़े? बहुत सारे कर हटाने पड़े थे, तब जाके समर्थन लिया इसने जनता का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुंगमत विवर्त बोलते हैं। किसको? कुलोतुंग प्रथम को सुंगम विवर्त या सुंगमत विवर्त, यानी कई करों को हटाने वाला। जनता तब खुश होती है जब उससे टैक्स हटा दिया जाता है। समझ में आ गया? जनता जब समर्थन ना दे रही हो तो उसका बिजली पानी फ्री कर दो, उसका टैक्स कम कर दो, और उसको क्या कर दो? सरकारी सहायता, मतलब सरकार की तरफ से क्या करो? देना स्टार्ट कर दो, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो, है ना। तो उससे क्या होगी? जनता क्या रहती है? प्रसन्न रहती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। राजा राजमाता ये बता दिया मैंने, विजय बाहु। चोल शासकों ने श्रीलंका के राजकुमार के साथ, लास्ट में क्या हुआ? चोल शासकों ने श्रीलंका के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करते हुए इसके स्वतंत्र स्थिति को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। कुलोतुंग प्रथम ने यह स्वीकार कर लिया, अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के साथ कर लिया। अब मालदीव के साथ कैसे संबंध थे? किनके? चोलों के। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने मालदीव को चोल साम्राज्य का प्रमुख अंग बना लिया था। संभवतः मालदीव पर अधिकार करने का प्रमुख कारण व्यापारिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना रहा होगा। व्यापारिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है? मालदीव से पानी के जहाज जाते होंगे, आयात निर्यात जो होता था जहाजों से होता था। मालदीव की स्थिति ऐसी कि दक्षिण भारत में आने के लिए मालदीव से होते हुए आते थे जहाज, तो मालदीव में रुकते थे। तो मालदीव को अपने अधिकार में कर लिया, तो व्यापार वाणिज्य क्या हो गया उनका?
सुरक्षित हो गया, समुद्री व्यापार क्या हो गया उनका, सुरक्षित हो गया। इतना समझ में आ गया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ क्या था, तो श्री विजय के साथ चोल राजाओं का संबंध जो था परिवर्तित होता रहा। राजराज प्रथम ने श्री विजय के साथ श्री विजय के शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन, फिर ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है पीसीएस का, कि राजराज प्रथम ने श्री विजय के किस शासक को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी और आने मंगलम एक गांव दान में दिया। आंसर, राजराज फर्स्ट ने श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को, राजराज फर्स्ट ने श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी, साथ में एक आने मंगलम नामक गांव दान में भी दिया, ताकि इस बौद्ध विहार का खर्चा पानी चलता रहे। ये समझ में आ गया। ये फिर पीसीएस का क्वेश्चन है, इसको फिर ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। यह संघर्ष उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम तक स्थिर नहीं रह सका। चोल राज्य के व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय राज्य के विरुद्ध व्यापक नौसैन्य अभियान किया। इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुवर्ण भूमि बोलते हैं किसको, बर्मा को। अब बर्मा को आज बोलते हैं म्यांमार, बर्मा को क्या बोलते हैं आज, म्यांमार, ठीक है। और जो मैं श्री विजय बोल रहा हूं, श्री विजय राज्य, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, इंडोनेशिया वाला पार्ट है, चेक करो, ठीक है। तो बंगाल, ये मैंने कहा आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुवर्ण भूमि यानी बर्मा, अराकान और पेगू पर भी अधिकार कर लिया। बंगाल की खाड़ी चोल सेना की झील बन गई। कालांतर में संभवतः किसी विद्रोह के दमन हेतु वीर राजेंद्र को भी श्री विजय के विरुद्ध एक नौसेना भेजनी पड़ी थी। राजेंद्र प्रथम ने कंबोडिया, कंबोज, नरेश, खमेर से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिसका पता हमें करंदे ताम्रपत्र अभिलेख से पुष्टि होती है इसकी। करंदे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, करंदे, करंदे क्या बोलते हैं इसको, करंदे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इससे यह पता चलता है कि राजेंद्र प्रथम ने कंबोडिया, कंपूचिया, कंबोज के राजा खमेर, क्योंकि राजवंश जो था वहां पर कौन सा था, खमेर राजवंश, से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। ये तो पता है ना कंबोडिया कहां पड़ता है, नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। मिकोंग नदी का नाम सुना है, सॉरो ऑफ कंबोडिया बोलते हैं मिकोंग रिवर को। कंबोडिया की राजधानी जो है वो कहां पर है, नोम पेने। कहां पर है, नोम पेने। अब चीन के साथ क्या संबंध थे चोलों के, तो चीनी स्रोतों से पता चलता है कि चोल शासकों ने चीनी सांग वंश के शासकों के दरबार में अपने दूत मंडल भेजे। दूत मंडल बोलते हैं एम्बेस, अपने मतलब दूत भेजना, और वो शांति के लिए ही होते हैं हमेशा। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि पहला दूत मंडल 1015 एडी यानी 1015 एना डोमिनी में राजराज प्रथम के काल में भेजा गया। तीसरा दूत मंडल 1033 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के काल में भेजा गया, और चौथा दूत मंडल 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम ने भेजा, जो 72 सदस्यीय एक बड़ा व्यापारिक दूत मंडल था। यह व्यापारिक मंडल अपने साथ कांच का सामान, गेंडे के सिंग, लौंग, हाथी दांत, गुलाब जल, धूप घड़ी आदि लेकर गए थे। वहां पहुंचकर व्यापारिक मंडल ने चीन के बौद्ध विहारों को 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की थी। राजेंद्र प्रथम द्वारा 1033 ईस्वी से पहले 1020 ईस्वी में दूसरा दूत मंडल चीन भेजा गया था। इस प्रकार चोल शासकों द्वारा चीन में कुल 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे गए। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, या आपका लोक सेवा आयोग कैसे प्रश्न पूछेगा, वो बोलेगा किन किन चोल शासकों द्वारा चीन में अपने दूत मंडल भेजे गए। तो पहला दूत मंडल राजराज प्रथम के समय में 1015 में, दूसरा दूत मंडल 1020, दूसरा दूत मंडल 1033 में, हाँ जी, नहीं 1020 में राजेंद्र प्रथम द्वारा, किसके द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा। फिर तीसरा दूत मंडल 1033 में राजेंद्र प्रथम द्वारा, और फिर चौथा दूत मंडल 1077 में 1077 यानी 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम में। फिर पूछेगा कि सबसे बड़ा जो दूत मंडल था 72 सदस्य दूत मंडल, वो किसके समय भेजा गया था, आंसर कुलोतुंग प्रथम के समय में। यानी 3 राजाओं ने भेजे, 4 दूत मंडल भेजे। किस किसने, राजराज फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, फिर राजेंद्र फर्स्ट ने, और फिर कुलोतुंग फर्स्ट ने। याद रहेगा।
इस प्रकार से इनकी क्या थी, ये विदेश नीति थी। इतना क्लियर हो गया। अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको पांड्य राजवंश के बारे में।